हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे तथा निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले लेक्चर में अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बता दिया था और इस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको अक्ष के बारे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है तो आप पहले लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। तो ये जो है लेक्चर पार्ट 2 है, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो गाइस ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल इसी बेस पे आते हैं, डेरिवेशन के बेस पर ही। तो आप इस डेरिवेशन को ध्यानपूर्वक देखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा न्यूमेरिकल बहुत ही ईजिली समझ में आए। तो इस तरह वीडियो बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही आसान लगेगा और पूरा समझ में आएगा। गाइस इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस डेरिवेशन का सबसे फर्स्ट रूल अगर हमें समझना है तो उसका फिगर। अगर हम इसके फिगर को अगर समझ गए तो डेरिवेशन आपको बहुत ही ईजिली लगेगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि आपको इसका फिगर ही समझा दूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और इस फिगर को समझने की कोशिश करें। फिगर क्या होता है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पूरा लेक्चर बहुत ही आसान लगेगा। यदि नहीं देखा है तो पहले आप पहले लेक्चर को देख लें ताकि समझ में आए। तो गाइस फिगर को आप समझिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिगर पूरी तरह से समझ में आए। तो मैंने अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। अब हम इस जो जानेंगे निरक्ष पे। अक्ष और निरक्ष क्या होता है मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव का क्या मतलब है, दो आवेश ले लेंगे। एक हो जाएगा क्या आवेश, प्लस एक आवेश ले लेंगे माइनस क्यू और एक आवेश ले लेंगे प्लस क्यू। दो आवेश मैंने ले लिया, कितने दूरी पर, आर दूरी पर। ये दोनों आर दूरी पर नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। मैंने सबसे पहले दो आवेश लिया। अगले वीडियो में क्या किया था, हमने अक्ष पे ज्ञात किया था यहाँ पे। अब हमें निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्ष कहाँ होता है, इसके जस्ट लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत, यानी कि यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेते कि यहाँ पे क्या है, एक बिंदु P है और यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र E की क्या करनी है, गणना करनी है। इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था। पहले ये सबकी वो लिख लेते हैं कौन सा क्या है। तो देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इनके बीच की पूरी जो दूरी होती है वो 2L होती है। मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की पूरी दूरी क्या होती है, 2L होती है। और ये इसका मेन बिंदु है, मूल बिंदु, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। तो इसकी और इसके बीच की अगर आधी आधी करेंगे तो ये 2L था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस जो बिंदु हमें अक्ष पता तो O से R दूरी पर H लिया था, यहाँ पे निरक्ष पे है तो वही सेम प्रोसेस। O से R दूरी पर निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि क्या है, R है। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली है कि R दूरी पे एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो भाई यहाँ तक सिंपल डेरिवेशन था और सिंपल ये क्वेश्चन का फिगर है। अब देखिए अगर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो ये होगी बाहर की ओर। यहाँ पे मान लेते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, E1 है और इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2। तो आप बता सकते हैं कि E1 का दिशा किधर होगा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ये सब बताया था कि दिशा कैसे पहचानते हैं। E1 की दिशा होगी, यदि ये प्लस है तो बाहर की ओर, यदि ये माइनस है, ये देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अंदर की ओर। यानी जो अगर E1 कहें तो E1 कहाँ होगा, बाहर की ओर, और ये जो E2 होगा अंदर की ओर। मैंने बताया था कि दिशा कैसे पहचानते हैं। यदि देखिए आवेश प्लस है तो जो होगी उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, और यदि आवेश माइनस है तो उसकी दिशा अंदर की होगी। तो इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस की ओर। हमें क्या निकालना है, इसका परिणामी। तो देखिए परिणामी कैसे निकालेंगे, अभी फिगर में और भी कुछ चेंजिंग होगा तो इसको बाद में करते हैं। जहाँ तक फिगर बना लिया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे
कि माना आप लिख सकते हैं इसे, माना दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इनके निरक्ष पर, देखिए निरक्ष पे मैंने बताया था कि निरक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके निरक्ष पे केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है, E की। तो परिणामी देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और टोटल जो होती है उसे जोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण फार्मूला क्या होता है, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यदि पहला देखेंगे तो बहुत ही आसान है, आपको याद भी होगा। E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मैंने ये बताया था पहले लेक्चर में, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। देखिए Q हमें तो मान लीजिए पता होगा दोनों आवेशों में, बट हमें R पता करना है। R क्या होता है, उस बिंदु और आवेश के बीच की दूरी, यानी कि ये आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि हमें ये दूरी चाहिए। तो आप ये दूरी कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। यदि हमें ये दूरी पता हो और ये दूरी पता हो तो हम ये दूरी ईजिली निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 10th में था ये। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये था इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय। कुछ इसमें मैथ का रूल लगेगा। तो कर्ण में देखिए, कर्ण हमें जो ज्ञात करना है, ये मान लेते हैं इसे, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, कर्ण के लिए इस तरह छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कर्ण ही तो पता करनी है। ये कर्ण हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। लंब क्या है, आर है, यहाँ से देखिए ये लंब है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है, यल है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, यल है। या आप यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों दूरी सेम है, तो इधर का भी ले सकते हैं। तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आधार यल है तो यल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर जो हमें पता करना है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, यानी R² प्लस L²। तो ये जो हमें कर्ण पता करना है, इसके बीच की दूरी हमें क्या पता हो गई, अंडर रूट में R² प्लस L²। तो ये था इसके बीच की दूरी, वही दूरी इधर भी होगी, अंडर रूट में R² प्लस L²। गाइस जब फिगर समझ में आ गया तो हम डेरिवेशन पे चलते हैं। अभी भी बहुत सारे फिगर में चेंजिंग होंगे, तो कैसे चेंजिंग होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले जहाँ तक हमने कर लिया है इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने ये कर्ण कैसे निकाला ये भी आपको बता दिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको माना वाला बता दिया था, आप उसे लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में उसे लिखना पड़ता है, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, आप उसे लिख लीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, फिगर देखते रहिए, फिगर को लेकर ही सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं हम डेरिवेशन। प्लस क्यू आवेश के कारण ना, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, बिंदु P पर ना, P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो तीव्रता लिख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए चूँकि हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो आप जानते हैं, मैंने बताया था। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए, अगर हमें निकालना है यहाँ पे E1 के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है E1, तो E1 की दिशा ऊपर होगी, यानी E1 निकालना है, तो यहाँ पे E1 लिख लेंगे। इसलिए यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q क्या है, Q आवेश है, प्लस Q आवेश है तो प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, Q/r²। R क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी, तो हमने R निकाला था कि अंडर रूट R² प्लस L²। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस L² का क्या हो जाएगा, यहाँ R² है तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। गाइस आपको समझ में आया होगा E1 मैंने कैसे निकाला। अगर हम इसको एक लाइन और सॉल्व कर लें तो कैसे हो जाएगा, देखिए E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, ये देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, R² प्लस L² यहाँ पर बचा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट।
इसी प्रकार हम E2 निकालेंगे और इसका परिणामी निकाल देंगे, जैसे मैंने पहले वाले डेरिवेशन में किया था। तो इसी प्रकार अगर आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था, अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश कर देंगे, यानी इस आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या किया, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं बिंदु P पर, तो सेम प्रोसेस होगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो मैंने माना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो E2 कर लेते हैं। यहाँ पे E2 हो जाएगा, मैं इसे रेड पेन से लिख लेता हूँ। E2 यहाँ पे E1 तथा E1, यहाँ पे E2 है तो E2 इज इक्वल टू 1/4 इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पे आवेश देखिए माइनस क्यू है, मैंने बताया था कि आवेश प्लस और माइनस क्यू पर डिपेंड नहीं करता है, तो आवेश क्यू ही रहेगा। और इनके बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो दूरी, इनके बीच की भी दूरी क्या होती है, सेम है, √r² प्लस L² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये भी देखिए इनके बीच की दूरी क्या थी, सेम थी, इनके बीच की दूरी भी वही है, √r² प्लस L², और इसके बीच की दूरी और आवेश बस साइन चेंजिंग है। तो यहाँ पे परिणामी इसका ये निकालेंगे E2 को, अगर और कुछ सॉल्व करें एक लाइन, यानी कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4πε0 Q/r² प्लस क्या हो जाएगा, L²। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा नंबर 2। गाइस आपको याद होगा, मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ पीछे का कुछ चीज़ें। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यदि जब दोनों एक ही दिशा में हो, परिणामी क्या होता है, यदि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में, तो इनका परिणामी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, E1 + E2 हो जाता है। यदि परिणामी इनका क्या होता है, विपरीत दिशा में, यदि एक E1 इधर है और E2 इधर हो, तो इनका परिणामी क्या होता है, घट जाता है। यानी E = हम कह सकते हैं E1 - E2, यानी E1 - E2, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाते हैं। तो इसका हम इस तरह साइन बना सकते हैं, यानी बड़े में से छोटे को घटाना। तो E1 - E2 कर सकते हैं, या E2 - E1 भी कर सकते हैं, यानी जो बड़ा रहा उसमें से घटा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, इनका जो परिणामी है ना तो सीधा है, ना ही एक दिशा में, और ना ही ये विपरीत दिशा में है। ये क्या है, कुछ एंगल पे घुमा हुआ है, यानी ये इस तरह है। इसका जो परिणामी हमें निकालना है, देखिए E1 इधर है और E2 इधर है, यानी E1 इस तरह है और E2 इस तरह। देखिए इनका जो हमें परिणामी निकालना है, मैं साइड में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे E2 हमको यहाँ पे परिणामी निकालना है, तो इनका परिणामी हम कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोग कक्षा 11th में वेक्टर का एक चैप्टर था फिजिक्स का, अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे, तो जब कोई दो लाइन थीटा कोण पे अगर हो, तो उनका परिणामी जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। उनका परिणामी जो होता है √ में, यदि E1² + E2² + 2E1 E2 cos θ, ये इसका परिणामी होता है। अगर दो विपरीत दिशा में हो तो √ का फार्मूला लगाते हैं, E1² + E2² + 2E1 E2 cos θ। तो मैं इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। यदि इनका परिणामी आपको समझ में आ गया होगा कि परिणामी कैसे मैंने निकाला। यदि ये थीटा कोण पे हो तो इनका परिणामी √ में E1² + E2² + 2E1 E2 cos θ। तो देखिए इसका परिणामी दोनों सेम है, विपरीत दिशा में है, तो मैं इनका परिणामी निकालता हूँ। परिणामी देखिए गाइस, ये दोनों सेम है, चूँकि समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वल है, तो मैं इसे यक्स के इक्वल मान लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। देखिए हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यदि E1 E2 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे देखिए अब डेरिवेशन E1 = E2। ये देखिए E1 E2 मैंने कैसे इक्वल कर दिया, 1/4πε0 Q/r² + L², ये भी है, 1/4πε0 Q/r² + L², ये भी है। तो E1 E2 मान सकते हैं बराबर है। यहाँ पे हम रख सकते हैं, इस सब की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम यक्स भी रख सकते हैं, या फिर आप रहने दीजिए, मैं E1 E2 ही रहने देता हूँ, छोड़िए E1 E2। इससे कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा ईजी होगा, या फिर मान सकते हैं यक्स, तो यक्स मान लीजिए। चलिए इसके आगे कैसे करते हैं, अब इनका हमको परिणामी निकालना है, तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था कि अंडर रूट में क्या होता है, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम ई मान लें तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ थीटा कैसे पता करते हैं। थीटा कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थीटा, गाइज इसे थीटा पता करने के लिए, गाइज थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच जो बना कोण होता है उसे हम लेते हैं थीटा। तो मैं इस दोनों के बीच बना कोण को मान लेता हूँ 2 थीटा। क्यों, आप इसे थीटा भी मान सकते हैं। मैंने 2 थीटा क्यों माना, इससे देखिए मैं बताता हूँ 2 थीटा मैंने क्यों माना। देखिए मैं 2 थीटा क्यों माना हूँ, इसी के बीच हम एक इसको 2 इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए इधर का कोण क्या हो जाएगा थीटा, और इधर भी कोण हो जाएगा थीटा। अगर 2 थीटा रहा, अगर आप थीटा मानते हैं तो इधर का कोण हो जाएगा θ/2 और इसे कर देंगे θ/2। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, इसका करने का भी रीज़न है। इसका करने का ये रीज़न है कि हमें बाद में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से अगर किसी इस एंगल को पता कर लें या ये एंगल पता कर लें तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस एंगल को, यदि देखिए ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का जो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। आपको समझ में आया ना, मैं इसे इसकी वैल्यू क्या, यानी कि हम थीटा के जगह पर रखेंगे 2 थीटा। इन दोनों के बीच का जो बना कोण हमने जो माना है वो क्या है 2 थीटा, तो इसे हम मान लेंगे क्या 2 थीटा। तो इस देखिए कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। देखिए मैंने क्या किया कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से परिणामी निकालिए, चूँकि E1 और E2 क्या है इक्वल है। E1 चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि लिख दे रहे हैं E1 इज इक्वल टू क्या है E2। गाइस ये डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, बट आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो आपको टफ नहीं लगेगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है और ये मैथ का बहुत सारा रूल लगा है इसमें। तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए फिगर को। फिगर ही मेन इसका मेन प्रोसेस है। ये सारा मैंने रफ कार किया है समझाने के लिए आपको, तो आप इस पर ध्यान ना दें। चलिए देखिए क्या करते हैं, E1 और E2 इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, E1 की जगह पे E2 रख दें। E1 इसे हम लिख सकते हैं E1 स्क्वायर, ऐसे हम रेड पेन से लिखते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, इसे लिख सकते हैं E1 स्क्वायर, और इस E2 की जगह पर भी हम E1 रख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो इसे रख सकते हैं E1 स्क्वायर फिर से प्लस 2, इस E1 E2 को दोनों एक साथ कर सकते हैं तो E1 इसे भी कर सकते हैं और E2 की जगह पर भी E1 कर सकते हैं। यहाँ पे cos 2 थीटा था, मैंने देखिए जहाँ पे E2 था उसकी जगह पे हमने E1 कर दिया है, बाकी सब सेम था क्योंकि E1 E2 दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसका परिणामी, ये E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर हो जाएगा क्या 2E1 स्क्वायर, और ये 2E1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर cos 2 थीटा। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, मैं यहाँ से 2E1 और 2E1 स्क्वायर कर लेने वाला हूँ कॉमन। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर कर लिया है कॉमन, तो क्या बचा, इधर से बचा 1 प्लस का cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। आपको याद क्या किया मैंने 2E1 स्क्वायर कर लिया है कॉमन। तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक दो फार्मूला होता है, और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दो फार्मूला होता है। यदि cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए हम यहाँ पे एक रखेंगे cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला रखेंगे, हमें इस 1 को काट के हटाना है, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस कट जाएगा। यदि हम प्लस वाला ये वाला रखते हैं तो ये प्लस और ये प्लस तो नहीं कटेगा, यानी हमें कौन सा रखना है cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि हम cos 2 थीटा की जगह पे रख सकते हैं ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसे इस तरह छोड़ दीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ से +1 और ये -1 कट जाएगा, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से ई इज इक्वल टू लिखें क्या हो जाएगा 2 जा कर देंगे 4 E1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा।
आप यहाँ से देखिए ईजिली इसको बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसे एक लाइन यहाँ पे कर देता हूँ, तो यानी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, इवन स्क्वायर से एक इवन बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट से ओवरऑल क्या बाहर निकल गया, 2 कॉस थीटा। अब देखिए गाइस कैलकुलेशन करने के बाद ई इज इक्वल टू आया था 2 कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा था। अब हम इसका क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई Q/r²। तो देखिए E1 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम E1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मैंने इक्वेशन 1 बनाया था। इक्वेशन 1 में देखिए E इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन 2 यहाँ पता है E1 की जगह पर रख देंगे 1/4 पाई ε0 Q/r²। r² की जगह पे क्या था, r² प्लस l²। देखिए इक्वेशन 1 में यही था, मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। देखिए इक्वेशन 1 क्या था, 1/4 पाई ε0 Q/r² प्लस l²। तो मैंने इस E1 की जगह पे यही वैल्यू पुट कर दी है, E1 की जगह पे, तो 2 × 1/4 पाई ε0 Q/r² प्लस l²। और यहाँ पर था क्या, कॉस थीटा। देखिए गाइस हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम आगे कैलकुलेशन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू नंबर में रखना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कैसे रखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ये कोड है, हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा, इधर ही मैं कर देता हूँ। देखिए चूँकि यहाँ पे फिगर से समझिए, यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, कड़, आधार बटा के कड़, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कड़। तो यहाँ से थीटा, देखिए थीटा के लिए आधार क्या है, यल, और कड़ क्या है, r² प्लस l²। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर रखना चाहें तो आधार यानी यल बटा के आधार बटा के कड़, कड़ क्या है, √r² प्लस l²। कहीं डेरिवेशन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तो आप ज़रूर से ध्यानपूर्वक देखें। एक बार अगर आपको एक बार में ये डेरिवेशन न समझ में आए तो प्लीज़ आप इसे दोबारा देख लें। दोबारा में मैं पूरा वादा करता हूँ कि आपको पूरा डेरिवेशन ईजिली समझ में आएगा। मैं इसे बहुत ही आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आसान करने से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए बस इस कॉस थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, बस इसके बाद सिंपल मैथ बच जाएगा। तो मैथ हम इसे करते जाएंगे, अगर आपने थोड़ी मैथ पढ़ी होगी तो। 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, क्यू की जगह पे तो क्यू रहने दीजिए, अपान क्या हो जाएगा, r² प्लस l²। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू की जगह पे हम रख देंगे ये यल अपान √r² प्लस l²। देखिए इसे इस तरह रहने दीजिए ब्रैकेट में। अब क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, अब ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा। ई इज इक्वल टू क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 2/4 पाई ε0, और ये क्यू है तो क्यू रख दीजिए, क्यू है। इधर देखिए यल बचा है इधर से, और ये जो r² प्लस l² ये पावर 1 है, और इसका रूट का 1/2 क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। मैंने क्या किया, देखिए इसके पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 को और इसका 1 को ऐड कर दिया है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1 मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू रख सकते हैं 1/4 पाई ε0। इस 2QL को मैं इधर कर देता हूँ, तो 2QL इधर कर लेते हैं। इधर बचा क्या, r² प्लस l²। इस पावर को हल करेंगे तो 2 × 2 प्लस 1 3/2, यानी इसी जगह पे हम 3/2 लिख सकते हैं। इतनी सिंपल छोटी सी मैथ है। अगर आप क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना मैथ तो आता होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो 3/2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको उसमें भी बताया था कि l² क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि l² बहुत ही कम वैल्यू होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि l² इज लेस देन बहुत ही लेस देन छोटा है, तो हम इस l² को क्या कर लेंगे, नगण्य कर लेंगे। l² बहुत छोटा है, इसलिए l² को क्या कर लेंगे, नगण्य। ये l² कैसे छोटा है मैंने पहले लेक्चर में बताया था, और बहुत ही अच्छे से बताया था। पूरा डेरिवेशन मैंने सब बताया था, अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षी स्थिति क्या होती है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आकुड़ क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप इसे पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे रख सकते हैं 2QL। यदि देखिए l² नगण्य हो जाएगा तो क्या बचेगा, r² के पावर रख सकते हैं 3/2,
यानी यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब। यानी ई इज इक्वल टू रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसे क्यू इंटू 2L भी लिख सकते हैं, क्यू पहले कर लिया 2L बाद में, अपान आर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, पावर 3। तो आपको याद होगा कि क्यू इंटू 2L किसी का फार्मूला है, वो क्या होता है, चूँकि क्यू यहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने बताया था ना कि पहले लेक्चर में ये सब मैंने बता दिया है। पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L, तो इस क्यू इंटू 2L की जगह पर रख सकते हैं पी। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ई इक्वल टू हम यहाँ से करना चाहें। अब इसका देखिए ये लास्ट लाइन चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू 2L की जगह पर रख सकते हैं पी अपान आर क्यू। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर हम निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला लगाएंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। सॉरी गाइस, ये आर क्यूब है, मैंने आर स्क्वायर लिखा है, ये आर क्यूब है क्योंकि आर क्यूब बचा हुआ है, तो पी अपान आर क्यूब होगा। ये निर्वात के लिए है, किसके लिए है, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। यदि हमें माध्यम के लिए निकालना हो, किसी माध्यम के लिए, तो कैसे निकालेंगे, माध्यम के लिए अगर हमें निकालना हो तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बस माध्यम है तो माध्यम का परावैद्युतांक के लग जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा, पी अपान आर क्यूब। ये था माध्यम के लिए और ये था निर्वात के लिए या वायु में के लिए। यदि वायु में आवेश रखा है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये लगाएंगे निरक्ष पे। यदि माध्यम में किसी माध्यम रखा है तो के की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है। तो ये था इसका डेरिवेशन। मैं आपको फिर से एक बार जल्दी में से समझा देता हूँ। देखिए मैंने दो आवेश लिया, -Q और +Q, और ये दोनों एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इनके बीच की दूरी क्या थी, 2L। हम निरक्ष पे R दूरी पर एक बिंदु P था जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी थी। तो यहाँ पे +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 की क्या था, बाहर था, और -Q आवेश के कारण E2 क्या था, अंदर। मैंने प्लस माइनस का बताया था रीजन क्यों, और इनके बीच की दूरी थी R। मैंने यहाँ से कर्ण निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण आया R² अंडर रूट में प्लस L²। और यहाँ पे ये तो पूरा कोण था, इनके बीच का बना कोण मैंने मान लिया 2 थीटा, और इसे पार्ट डिवाइड कर दिया तो आधा थीटा और आधा थीटा। तो ये वाला जो कोण पता हुआ हमें एकांतर कोण से थीटा पता चल गया। अब यहाँ से हम E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो क्या आया देखिए, E1 के कारण +Q आवेश के कारण E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² के फार्मूला से लगाया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R² की जगह पे क्या था, E1 के कारण देखिए इनके बीच की जो दूरी थी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में R² प्लस L², स्क्वायर किया रूट का तो रूट हट गया। और यहाँ पे मैंने इसी तरह -Q आवेश के कारण निकाला, तो सेम प्रोसेस, बस स्क्वायर हट गया रूट करने पर। चूँकि E1 और E2 बराबर है तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2। और इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि इनका परिणामी निकालने के लिए यदि थीटा कोण पे कोई हो तो इनका परिणामी अंडर रूट में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा का फार्मूला लगता है। यहाँ पे मैंने थीटा 2 थीटा के रूप में माना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 थीटा रख दिया। यानी E1 और E2 बराबर है तो हम E2 की जगह पे E1 रख दिए हैं नेक्स्ट लाइन में, और इसे सॉल्व कर लिया है तो 2E1 हो गया, 2E1² cos 2 थीटा। यहाँ से 2E1² मैंने कर लिया है कामन, यहाँ से बचा 1, और cos 2 थीटा का मैंने फार्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से 1 कट गया, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, E1² पहले से था, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हुआ, 4 से अगर 2 बाहर आ गया, E1² से एक E1 बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा बाहर आ गया। अब इसके बाद क्या था, मैंने देखिए ये 2E1 cos थीटा बचा था लास्ट लाइन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से E1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L²। यहाँ पे cos थीटा था तो cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मैंने आधार बटा कर्ण से किया था, आधार बटा कर्ण से मैंने कैसे निकाला था देख लीजिए। इसका आधार cos थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू लेकर आधार क्या था इसका L, और कर्ण था ये, तो यहाँ पे देखिए आधार L, कर्ण अंडर रूट में R² प्लस L²। इस cos थीटा की वैल्यू की जगह पे हम रख सकते हैं L/ अंडर रूट में R² प्लस L²। इसके बाद इसे 2Q कर लिया, Q के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और L था, ये देखिए पावर, इसका पावर 1 और इसके पावर 1/2 को ऐड कर लिया। यहाँ से बचा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2QL को एक साथ कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो 3/2,
यहाँ पे एल स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि मैंने बताया था कैसे छोटी होती है पार्ट 1 में। तो यहाँ से एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। अब बचा क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर नीचे का कट जाएगा, तो बचेगा होगा पावर 3। और इसे Q × 12 लिख सकते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इसके जगह पे मैंने P रख दिया। यार Q पहले से था 1/4πε0। यही थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस आपको समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। मैं आपको एक थीटा कोण पे, यदि किसी थीटा कोण पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मैं आपको स्पेशल बता देता हूँ, ये चैप्टर में नहीं है। किसी थीटा कोण पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो, कंपटीशन में इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि निरक्षीय पे अगर हो तो 90 डिग्री पर कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन पूछे। तो मैं आपको थीटा कोण पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मैं बता देता हूँ। उसका फार्मूला क्या होता है, किसी व्यापक बिंदु पर नोट कर लीजिएगा आप चाहे तो इसे। व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, मैं इसे एक फार्मूला बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन मैं नहीं खाऊंगा, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, तो ये हमारे बोर्ड की एग्जाम में भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। इसका फार्मूला आता है P√1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपान r³। ये किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला है। व्यापक बिंदु का क्या मतलब है, मैं मान लीजिए 2 आवेश था, एक है +q आवेश और एक है -q आवेश। इसके कारण ना तो हम अक्ष पे ना ही निरक्ष पे, यहाँ पे थीटा कोण पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर रहे हैं। यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की थीटा कोण पे, तो कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 P√1 + 3 cos थीटा अपान r³। तो ये थीटा कोण पे था, यानी ये r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये था प्लस एक Q, यहाँ से भी Q हो जाएगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की E की गणना करनी होगी, तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो किसी व्यापक बिंदु पर था, ये स्पेशल नोट से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं आता है एग्जाम में, बट ये बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको पिछला पार्ट का देखना है वीडियो, तो मैं इसका सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको और किसी डेरिवेशन का, किसी फिजिक्स के किसी डेरिवेशन की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका डेरिवेशन दे दूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।